अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 18 गार्डन का सर्कुलेशन का ये टॉपिक का पार्ट है। तो इसका हम जो है इंपॉर्टेंट बातें इसमें देखते हैं, और जो इसमें बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको जो है रीड करने की ज़रूरत नहीं है। हम स्टार्ट करते हैं। तो इस बेसिकली इस पूरे पेज में जो 2-3 बातें याद रखने वाली वो ये हैं कि जो सर्कुलेशन है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होती है, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक सिंपैथेटिक आता है और एक पैरासिम्पैथेटिक आता है। लेकिन जो नर्वस रेगुलेशन है ज़्यादा उसको इम्पॉर्टेंट उसके लिए सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है। ठीक है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन जो है वो सारी थोरेसिक नर्व से निकलती है और पहली और दूसरी लंबर नर्व से निकलती है। ये 2 तरीके से काम करती है, या तो सिंपैथेटिक नर्व्स के थ्रू काम करती है, स्पाइनल नर्व्स के थ्रू जाती है। इसका काम क्या होता है? पहली बात तो ये कि ये कैपिलरीज़ के ऊपर एक्ट नहीं करती है, ठीक है, आर्टरियोल्स के ऊपर, ठीक है, और आर्टरीज़ के ऊपर काम करती है। लेकिन जो कैपिलरीज़ है ना उनके ऊपर ये काम नहीं करती है। ये इसका काम होता है ब्लड फ्लो डिक्रीज़ करना, रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करना, वैसो कंस्ट्रिक्शन करना और हार्ट रेट को इंक्रीज़ करना। तो सिंपैथेटिक जो है वो हार्ट रेट को इंक्रीज़ करती है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज़ करती है, और पैरासिम्पैथेटिक जो है वो हार्ट रेट डिक्रीज़ करती है और कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी डिक्रीज़ करती है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है सिंपैथेटिक वैसो कंस्ट्रिक्शन। अब सिंपैथेटिक जो फाइबर्स हैं उसके अंदर वैसो कंस्ट्रिक्टर फाइबर्स भी होते हैं और डायलेटर फाइबर्स भी होते हैं, ठीक है। लेकिन जो कंस्ट्रिक्टर फाइबर्स हैं वो ज़्यादा होते हैं और डायलेटर्स जो हैं वो कम होते हैं। तो जो हमारे पास कुछ एरियाज़ हैं जैसे किडनी, इंटेस्टाइन, स्प्लीन और स्किन, यहाँ पे वैसो कंस्ट्रिक्टर काम होता है। लेकिन जो हमारे पास स्केलेटल मसल और ब्रेन है, यहाँ पे जो वैसो कंस्ट्रिक्शन है वो वैसो डायलेशन करेगी। अब इसको किस तरह समझना है वो ये बात है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जो सिंपैथेटिक है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स है। तो जब हमारे एग्जांपल हम जा रहे हैं, हमारे आगे कोई शेर आ जाता है अगर, तो हम जो है वो वैसो कंस्ट्रिक्शन होती है, ठीक है, ब्लड फ्लो जो है वो रिड्यूस होता है, लेकिन और फिर हम भागना शुरू कर देते हैं। इसलिए जो मसल्स हैं और ब्रेन है उसमें वैसो डायलेशन होती है, क्योंकि हमें सिर्फ उस टाइम अपने आप को बचाना होता है, ठीक है। हमें नहीं फिक्र होती कि हमारा खाना डाइजेस्ट हो रहा है कि नहीं, ठीक है, और यूरिन प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं, हमें सिर्फ भागना होता है और दिमाग लगाना होता है। तो मसल्स में वैसो डायलेशन होती है सिंपैथेटिक वैसो कंस्ट्रिक्शन में, और ब्रेन के अंदर भी जो वैसो डायलेशन होती है, ठीक है। बाकी किडनी बाकी जगह है वहाँ पे कंस्ट्रिक्शन ही होगी। फिर उसके बाद हमारे पास वैसो मोटर सेंटर है। ये हमारे पास जो है वो रेटिकुलर सब्सटेंस ऑफ द मेडुला और लोअर थर्ड ऑफ द बोन्स, यहाँ पे करके वैसो मोटर सेंटर होता है। इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक कंस्ट्रिक्टर, डायलेटर और एक न्यूक्लियस सॉलिटेरियस। तो जो वैसो कंस्ट्रिक्टर होता है ये अपर मेडुला में एंट्रोलेटरली होता है, और ये भी 2 तरफ होता है, बायलेटरल होता है। और जो वैसो डायलेटर है वो लोअर मेडुला में, ये अपर मेडुला में, वो लोअर मेडुला में। और जो हमारे पास है ये वाला न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस, ये होता है पोस्ट्रोलेटरल, यानी कि बिल्कुल पीछे है। वो दोनों एंट्रोलेटरल थे, ये पोस्ट्रोलेटरल होता है। और इसके पास जो है ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व और वेगस नर्व के थ्रू ये काम करता है। इसकी एग्जांपल जो है वो बैरो रिसेप्टर है, वो आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट है वैसो मोटर टोन। वो ये होता है कि वैसो कंस्ट्रिक्टर एरिया जो होता है वैसो मोटर सेंटर का, वो जो है वो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन जो है सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स को एक कांस्टेंट रेट से जो है वो भेजता रहता है, जिसकी वजह से जो नर्व्स हैं वो जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट रहती हैं, ठीक है। तो इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है, यानी कि एक कांस्टेंट रेट से उसकी फायरिंग होती है, और एक कांस्टेंट रेट से वैसो कंस्ट्रिक्टर एरिया जो है वो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन को स्टिमुलेट करता है, और स्टिमुलेशन की वजह से उनकी टोन मेंटेन रहती है। नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल ऑफ द हार्ट। इसमें यह है कि जो लेटरल पोर्शन है वो, मतलब कि जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन ना सिर्फ वैसल्स को कंट्रोल करती है बल्कि हार्ट को भी कंट्रोल करती है। जो लेटरल पोर्शन है ना वो करता है कंस्ट्रिक्शन, और जो मीडियल पोर्शन है ना वो हार्ट रेट डिक्रीज़ करता है। ये हार्ट रेट को वैसो कंस्ट्रिक्शन करता है, तो हार्ट रेट इंक्रीज़ लेटरल, और मीडियल वाला जो है वो हार्ट रेट डिक्रीज़ करता है। फिर आगे ये जो है इसको पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और अब इस पूरे पेज में 2-3 बातें हैं, वो ये है कि जो नोरेपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन वैसो कंस्ट्रिक्टर्स है, ये हम पिछले चैप्टर में भी देखा था। जो नोरेपिनेफ्रिन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, अल्फा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स के ऊपर काम करती है। एड्रीनल मेड्यूला का रोल ये है कि ये दोनों जो है एड्रीनल मेड्यूला से निकलती हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है वो इसमें एक बात थी कि जो हमारे पास होती है ना एपिनेफ्रिन, वो बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स के ऊपर जब एक्ट करती है ना, तो वो वैसो डायलेटर भी
एक्ट करती है, यानी कि ये डिपेंड करता है कि रिसेप्टर्स उसको किस तरह से मिलते हैं। यानी कि अगर एपिनेफ्रिन को अल्फ़ा रिसेप्टर्स मिलते हैं तो वैसो कंस्ट्रिक्शन करेगी, और अगर उसको बीटा रिसेप्टर्स मिलते हैं तो वो वैसो डायलेशन करेगी। तो जो नॉरएपिनेफ्रिन है वो सिर्फ कंस्ट्रिक्शन ही कर सकती है, लेकिन जो एपिनेफ्रिन है वो डायलेशन भी कर सकती है और कंस्ट्रिक्शन भी कर सकती है, डिपेंड करता है उसको रिसेप्टर्स किस तरह के मिले हैं। फिर वैसो इमोशनल फेंटिंग या वैसो वेगल सिंकप भी ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि कोई भी हमें इमोशनल डिस्टर्बेंस हो तो हमारे पास जो है मसल्स के अंदर वैसो डायलेशन हो जाती है और कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हार्ट रेट डिक्रीज़ हो जाता है, मसल्स में वैसो डायलेशन हो जाती है, ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज़ होता है, आर्टीरियल प्रेशर डिक्रीज़ होता है, ब्रेन को जो ब्लड कम पहुंचता है, जिसकी वजह से हमारे पास फेंटिंग हो जाती है, ठीक है, बेहोश हो जाते हैं। फिर इस पूरे में यही बात लिखी है कि कंस्ट्रिक्शन कैसे होती है कि आर्टरियोल्स कंस्ट्रिक्ट होती हैं, वेन्स कंस्ट्रिक्ट होती हैं, हार्ट को सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन मिलती है, जिसकी वजह से कार्डिक आउटपुट बढ़ता है और आर्टीरियल प्रेशर बढ़ता है। तो आर्टरीज कंस्ट्रिक्ट होती हैं, आर्टरियोल्स, वेन्स कंस्ट्रिक्ट होती हैं, हार्ट रेट इंक्रीज़ होता है, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ हुआ और आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज़ हो गया। फिर आगे ये जो बात लिखी हुई है कि एक्सरसाइज के दौरान क्या होगा, उसमें ये होगा कि वैसो डायलेशन होगी, मसल्स में ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होगा, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगी, ठीक है, और स्टिमुलेशन ऑफ वैसो कंस्ट्रिक्टेड एरिया होगा, कार्डियोरेस्पिरेटरी स्टिमुलेशन होगी, तो इंक्रीज़ इन आर्टीरियल प्रेशर और ब्लड फ्लो, ठीक है, 75 से 100 mmHg तक हो सकता है, और इसको हम जो है वो अलार्म रिएक्शन भी कहते हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज या फिर कोई भी और जो है वो फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स हो। और फिर जो नेक्स्ट है वो है बैरोरिसेप्टर्स का। इसको जो है इसके जो सेंसर्स हैं वो एरोटिक बॉडीज़ में और कैरोटिड बॉडीज़ में होती है। मैं इसको आपको यहाँ से समझाती हूँ। यहाँ से अगर ब्लड प्रेशर हमारे पास इंक्रीज़ होता है तो वो बैरोरिसेप्टर्स को डिटेक्ट कर लेते हैं, और एओर्टिक और कैरोटिड जो हमारे पास बॉडीज़ हैं इसमें हमारे पास बैरोरिसेप्टर पड़े होते हैं ना, एओर्टिक के अंदर और कैरोटिड के अंदर। एओर्टिक के थ्रू वैगस नर्व के थ्रू स्टिमुलेशन जाती है और कैरोटिड में ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व ये कार्डियोवैस्कुलर कंट्रोल सेंटर पे जाते हैं, तो पैरासिम्पैथेटिक में इंक्रीज़ करते हैं और डिक्रीज़ करते हैं सिंपैथेटिक को, और इससे जो है वो ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ कर जाता है। अगर ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ होता है तो उसकी लेस फायरिंग होती है, फिर यहीं पर जाते हैं, फिर जो है वैसो कंस्ट्रिक्शन होती है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होती है और पैरासिम्पैथेटिक इन्हिबिशन होती है, ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ये बफर के तौर पे काम करता है, क्योंकि जो है वो इंक्रीज़ हो तो डिक्रीज़ करता है, डिक्रीज़ हो तो इंक्रीज़ करता है। और ये जो हमारे पास बात लिखी हुई है कि ये वाली बात जो है कि फॉर एग्जांपल जब हम लेटे होते हैं तो हमारे प्रेशर जो हैं वो नॉर्मल होते हैं, मतलब कि जब हम खड़े होते हैं तो जब हम एकदम से खड़े होते हैं या फिर जो है वो मतलब एकदम से हम उठ पड़ते हैं, लेटे में एकदम से उठ जाते हैं तो हमारे प्रेशर जो हैं वो डिक्रीज़ करते हैं। तो इसलिए हमें जो हमने अगर ऑब्ज़र्व किया हो तो एक चक्कर सा आता है, लेकिन जो बैरोरिसेप्टर्स हैं वो हमारे लिए जो प्रेशर्स हैं उसको नॉर्मल कर देते हैं और फिर वो हम ठीक हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि जब हम लेटे हों तो आराम से बैठे हैं, उसके बाद उठें, फ़ौरन से नहीं उठना चाहिए क्योंकि प्रेशर्स जो हैं वो डिक्रीज़ हो जाते हैं। नेक्स्ट ये बैरोरिसेप्टर्स इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म में। इसका आंसर ये है कि नो, और इसमें कोई भी मतलब काम की बात नहीं लिखी, बस इतनी सी बात है कि बैरोरिसेप्टर जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होते क्योंकि वो 1 से 2 दिन में इनएक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है, बल्कि प्रेशर वहीं का वहीं रहता है। ये थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं अगर, ठीक है, फौरी तौर पे, लेकिन 1-2 दिन के बाद ये इनएक्टिवेट हो जाते हैं और ये अपने आप को नए प्रेशर के अकॉर्डिंगली जो है वो एडजस्ट कर लेते हैं, तो इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं होते। फिर जो है वो कीमोरिसेप्टर्स हैं। कीमोरिसेप्टर जो हैं वो केमिकल चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं, यानी कि ये ऑक्सीजन की कमी को या कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा हो जाए अगर उसको डिटेक्ट करते हैं। उनका एक न्यूट्रिएंट आर्टरी सप्लाई कर रही होती है, उसके थ्रू जो है ये ब्लड प्रेशर को देखते हैं कि उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन कितनी है। इनकी लोकेशन वही होती है जो बैरोरिसेप्टर्स की होती है, ठीक है, और जो है ये 80 mmHg पे जाके काम करते हैं। और जो हमारे पास ये फिर है आर्टीरियल और पल्मोनरी आर्टरी, रिफ्लेक्सेस आर्टरी और पल्मोनरी आर्टरीज़ के अंदर लो प्रेशर रिसेप्टर्स लगे होते हैं, और ये जो है सिस्टमिक सर्कुलेशन नहीं ना हो, इसलिए सिस्टमिक आर्टीरियल प्रेशर नहीं डिटेक्ट करते, लेकिन फिर भी ये हमारी जो है वो मदद करते हैं कि ओवरऑल प्रेशर जो है वो मेंटेन रह सके। फिर आर्टीरियल रिफ्लेक्स है। आर्टीरियल रिफ्लेक्स में ये होता है कि एफरेंट आर्टरियोल, मतलब कि अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाए तो आर्टरीज जो स्ट्रेच होते हैं और इसका जो है वो काम जो है एक हाइपोथैलेमस को जाता है और एक जो है वो किडनी में जाता है। किडनी में जो एफरेंट आर्टरियोल्स हैं वो डायलेट हो जाते हैं और हाइपोथैलेमस से एडीएच की सिक्रीशन जो है वो कम हो जाती है। एडीएच का काम होता है कंसनट्रेटेड प्रोड्यूस करना है, एंटी डायूरेटिक यानी डाइल्यूट के ख़िलाफ़।
तो जब ये डिक्रीज़ होगा तो डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होगा, तो एफरेंट आर्टरियोल्स डायलेट हो जाते हैं, एडीएच डिक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है वो इंक्रीज़ हो जाती है और रीअब्जॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा होती है, और जो हमारे पास है ये जो है वो बैलेंस हो जाता है। इसके अलावा एंट्री आर्टीरियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड, ये भी हमने चैप्टर 19 में भी पढ़ना है। जब ये रिलीज़ होता है तो ये सोडियम को जो है वो बाहर निकालता है। जब सोडियम बाहर निकलता है यानी कि जो आउट ऑफ द बॉडी, तो यूरिन जो है वो डाइल्यूट होता है, क्योंकि वो सोडियम निकलता है, साथ वाटर भी रिलीज़ होता है। फिर ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स है, इसमें ये बात है कि जो हमारे पास जब आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज़ होता है तो हार्ट रेट भी इंक्रीज़ होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जब आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज़ हुआ तो जो ऐसे नोड है वो स्ट्रेच हो गया, उसकी वजह से जो है वो हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है। फिर सीएनएस इस्केमिक रिस्पॉन्स, इसमें ये बात है कि अगर हमारे पास ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाए, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल 60 या 50 mmHg तक कम हो जाए, तो ब्रेन को ब्लड फ्लो बहुत कम जाएगा, जिसकी वजह से ब्रेन के जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होगी यानी कि सेरेब्रल इस्कीमिया होगा। तो क्या होगा कि एक स्ट्रॉन्ग वैसो कंस्ट्रिक्शन होगी, ठीक है, इतनी स्ट्रॉन्ग के 250 mmHg तक ब्लड प्रेशर पहुंच जाएगा, इसलिए ताकि ब्रेन को ब्लड सप्लाई पहुंचे, क्योंकि थोड़ी देर तक हमें पता है ब्रेन को ब्लड सप्लाई ना पहुंचे तो फेंटिंग हो जाती है, और अगर कुछ मिनटों तक ना पहुंचे तो ब्रेन जो है वो परमानेंट डैमेज हो सकता है। तो ये एक हमारे पास इमरजेंसी का रिस्पॉन्स है, नॉर्मल रिस्पॉन्स नहीं है, और ये तब काम करता है जब ब्लड प्रेशर जो है वो 60 mmHg तक चला जाए, इसलिए इसको लास्ट डिच रिस्पॉन्स कहते हैं। फिर कुशिंग्स रिएक्शन में क्या होता है कि किसी भी ट्यूमर या किसी भी वजह से अगर हमारा सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हो जाए, तो वहाँ प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो आर्टीरियल प्रेशर अगर कम है तो वहाँ तक जो है वो हाई से लो जाता है ना आर्टीरियल प्रेशर, तो वो सेरिब्रल स्पाइनल का फ्लूइड का प्रेशर अगर बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे आर्टीरियल सप्लाई नहीं जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास रिस्पॉन्स ऐसा होता है जिससे आर्टीरियल प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होता है, और सीएनएस का जो सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड है उससे ज़्यादा होता है। जब उससे ज़्यादा या उसके बराबर आर्टीरियल प्रेशर होता है तभी हमारे पास जो है ब्रेन को ब्लड सप्लाई पहुंचता है। फिर अब्डोमिनल कंप्रेशन रिफ्लेक्स में यही बात है कि जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो उसमें जो स्टोरेज होती है वेनस रिजर्व्स में ब्लड की, वो जो है वो रिलीज़ होती है, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ होता है, आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज़ होता है। और बाकी इसमें कोई भी ये जो है ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको बस बेशक रीडिंग कर लें, बेशक वो भी ना करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।